नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3-4 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो ये समझ से बाहर की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की बेहद कामयाब यात्रा के बाद स्वदेश लौटे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी यात्राओं की ही नहीं, उन देशों की भी जहां वो गए थे और जहां उन्हें उन देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, उन देशों की भी भगवंत मान ने एक तरीके से मजाक उड़ाई है, मजाक बनाई है। क्या मानसिकता है और क्या आपको विदेश नीति, कूटनीति समझ में नहीं आती है? क्या राजनीति ही आप सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं? और आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जब देश की विदेश नीति का प्रश्न आता है, तब आपको किसी भी देश के प्रति जो हमारे मित्र देश हैं, उनके प्रति किस तरह का बिहेव करना चाहिए। दूसरी बात, हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो ये कि ये जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मियाँ हैं, इनके तो तार बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की इनको फंडिंग विदेशों से होती रही है। नेपाल के कई जगहों पर इनके सैकड़ों खाते हैं, उनके ज़रिए फंडिंग होती रही है और अब नई जानकारी मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की मदद से भी ये धर्मांतरण का और दूसरे धंधे करता था। और एक और विषय है राणा अय्यूब वाला, जिस पर हमारे एक सहयोगी अभिषेक तिवारी जी ने, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो किया है, वो काफ़ी पसंद भी किया गया है। तो राणा अय्यूब की जो कारस्तानियाँ हैं, ज़रा उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं अपने 2 खास मेहमानों के साथ। पटना से जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी जी और लखनऊ से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर। ये इको किस तरफ से आ रहा था? एक बीच में वॉइस, तो मुझे लगा मैं अपने किसी चेक हाँ, कर वॉइस किसी लूँ। था। का किसी का कुछ खुला हुआ है, ब्राउज़र में कहीं कुछ खुला हुआ है। ओके, ओके। मेरा तो कोई और ब्राउज़र इसके अलावा, स्ट्रीमयार्ड के अलावा नहीं खुला है, जी, तो जी, ठीक है जी, फिर। कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूँ। जी, आपने राणा अय्यूब के बारे में खुलासे किए हैं जी, और अब तो वो चीज़ें सार्वजनिक हैं। जी, ये जी। वो लोग हैं, ये उस गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने 2014 नहीं, 2002 के बाद से ही, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनको जीने नहीं दिया। उनके बारे हुँ, में तरह-तरह की ये बातें करते रहे। लेकिन मजाल है कि भ्रष्टाचार या कदाचार या किसी भी तरह के दूसरे आरोप कभी नरेंद्र मोदी पर लगे हों, एज़ चीफ मिनिस्टर, एज़ प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कभी छुट्टी तक नहीं ली। इनकी तो विदेशों से तरह-तरह की पिक्चरें आती हैं। ये शॉर्ट्स में किस तरीके से कहाँ-कहाँ गुलछर्रे उड़ाते हैं सब, जितने भी विरोध करने वाले हैं, और किस तरीके से, किस नाम पर आपने फंड रेज़ किए और उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर लिया। जी। मैं न्यूज़ शेयर कर ही देता हूँ दर्शकों के साथ। ठीक है, लॉ बीट है। फॉरेन फंड्स, फैमिली अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉज़िट, ठीक है? ये सब कुछ राणा अय्यूब ने किया। लेकिन सर देखिए, ये अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा इकोसिस्टम तिलमिलाया क्यों है ओमकार सर? पहले बहुत बड़ा एक एनजीओ आता था, वो मंझौले एनजीओ को फंड करता था
वो मंझौले एनजीओ सैकड़ों छोटे-छोटे एनजीओ को फंड करते थे और वो सैकड़ों छोटे-छोटे एनजीओ उनसे छोटे-छोटे एनजीओ को फंड करते थे। एनजीओ का धंधा बहुत फल रहा था, फूल रहा था, उस नाम पर भारत विरोधी कार्य हो रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। ये मोदी आया, सब बंद कर दिया। अच्छा, ये एनजीओ के फंड्स कोई राणा अयूब ने मिसयूज किए ऐसा नहीं है। एक सबरंग एनजीओ होता था तिस्ता से तलवाड़ का, अभी है वो एनजीओ ओमकार सर दारू पार्टी और उसके लिए वो जेल भी गई। हालांकि कपिल सिब्बल ने रातों रात न्यायालय खुलवा के बेल दिलवा दी, लेकिन उसका जो सबसे खतरनाक पहलू था कि वो गुजरात 2002 के विक्टिम को न्याय दिलाने का पैसा था। ये राणा अयूब ने जो प्रयोग किया अपने निजी हित के लिए, ये कोविड के नाम पर मांगा। दरअसल ये लोग नरपिशाच हैं, ठीक है, रक्त बीज। और नरेंद्र मोदी इन रक्त बीज को समाप्त करने का जो ये संकल्प उठाए हुए ना, इसलिए सबको पता है कि क्या हो रहा है देश में। आप देखिए कितनी सेलेक्टिव चुप्पी है। ये जो लखनऊ वाला यूपी वाला पूरा प्रकरण है, जलालुद्दीन वाला, है कोई बोलने वाला देश भर में? नहीं है ना। वही सवाल वसल पे उनको उर्दू का खौफ है, इतना दबे होठों से देते हैं जवाब आहिस्ता आहिस्ता। है वीरेंद्र सर का थोड़ा सानिध्य का असर है, इसलिए उर्दू में एक शेर बोल दिया, अदरवाइज जी ऐसा कुछ जी नहीं। जी जी तो मेरा तात्पर्य है कि राणा अयूब को मिर्ची नहीं लगेगी सर, उसके अकाउंट्स पे नजर है, उसकी मौज मस्ती समाप्त हो गई। क्या लेविश लाइफ हुआ करती थी, प्रधानमंत्री जाते थे, साथ में चार्टर्ड फ्लाइट में शैंपेन मिलते थे, पत्रकारों को फॉरेन में स्वीट मिलता था, शैंपेन की बोतलें मिलती थी, महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, पैसे मिलते थे बाहर में शॉपिंग के लिए, सब मोदी ने बंद कर दिया। इस देश में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है ये मोदी नहीं होता तो हमारी ऐश यूं ही चलती रहती है। इनमें से किसी को देश से मतलब नहीं है, राणा अयूब को भी मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो एलीट क्लास के वो लोग हैं जो लाश के ऊपर राजनीति करना जानते हैं। ये लोग तो चाहते हैं प्रतिदिन दंगा हो, ताकि उस दंगे के ऊपर जो इनको फंड्स आए एनजीओ से, बाहरी दुनिया से, उस फंड पे ये अय्याशी कर सके। नरेंद्र मोदी के राज में वो सब समाप्त हो गया है सर। तकलीफ इस बात की। जी 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 वीरेंद्र जी, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मियां के बारे में जो रहस्य उद्घाटन नित नए हो रहे हैं, और अब तो मुख्तार अंसारी के बारे में भी सुनते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं साहब, ये लोग पनपते कैसे हैं, जड़ें कैसे जमाते हैं और इतना बड़ा धंधा करते रहते हैं, इतना बड़ा समाज विरोधी देश विरोधी काम करते रहते हैं, और निशाने पर कौन? हिंदू लड़कियां। ये मतलब इनकी गर्दन कानून के या सरकार के शिकंजे में आती भी है तो बहुत देर से आती है, तब तक तो ये बहुत बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं। मुझे छांगुर मियां से कोई शिकायत नहीं है। छांगुर मियां बहुत मासूम आदमी है, निर्दोष आदमी है। ये केवल हमारे आपके सहयोग से यहाँ तक पहुंचते हैं। छांगुर मियां के इकोसिस्टम को, छांगुर मियां के जिहाद के नेटवर्क को समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी है। ये क्या मुसलमानों की पार्टी है? तो जो इकोसिस्टम है, जो अभी बात की राणा अयूब की, मैं तहलका में 5 साल साथ काम कर चुका हूं, मैं रहा हूं। मैं वो एक रिपोर्ट लिखती हैं, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में मिलता है $1500 कि $1 आज 85 रुपए का है, कितना रुपया हो गया? तो उनका प्रोफाइल ऑयल, जो उनकी दिशा, उनकी लाइन सब कुछ तय है। जो आपका जिहादी लेफ्ट वोक अलायंस है, वो पूरे दुनिया में बहुत ही कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रहा है। मोदी के आने के पहले भी कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है। छांगुर मियां पकड़ा गया है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बने रहने के 8 साल बाद, मोदी के 11 साल पूरे होने के बाद। यहाँ सवाल मोदी और योगी की आलोचना का नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है
इस इकोसिस्टम की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अभी आम हिंदू को अंदाजा ही नहीं है। वो केवल जाति के आधार पर एक-दूसरे को गाली बकने में व्यस्त है। कश्मीर फाइल में एक डायलॉग था प्रोफेसर बैनर्जी का, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो छांगुर मियाँ की घटना ये बताती है, सिस्टम उनके पूरे कंट्रोल में है, आज भी उन्हीं का है। आप आज भी डरते हैं। आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल फिल्म के ऊपर जो है वो कोर्ट पे स्टे कर दिया। आपका इकोसिस्टम कुछ नहीं कर पाया। आप केवल जो है और वो भगवंत सिंह मान ऐसा एक जो है जो जो अल्कोहलिक बेवर शराबी चीफ मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पे जो है सवाल उठा रहा है। उ उस आदमी को मालूम है कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी भारत की जियोपॉलिटिकल, जियोइकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के लिहाज से और देश की सिक्योरिटी के लिहाज से। इस समय सबसे बड़ा मामला रेयर अर्थ का है, लिथियम का है और चाइना इस समय आँख दिखा रहा है कि हम आपको नहीं देंगे और उसने एक्सपोर्ट रोक दिया है और इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री 12-14% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, उसकी प्रगति रुक जाती। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के अर्जेंटीना और घाना से उस समस्या का समाधान कर दिया, अब हमें चाइना की ओर देखना ही नहीं है। तो ये हमें पहले अपना इकोसिस्टम देखना होगा और जैसा मैंने पहले कहा था कि ना तो हमारा कोई स्वयं बोध है, ना शत्रु बोध है, ना इतिहास बोध है। जो जो अब्राहमिक रिलिजन है, इब्राहिमी मज़हब हैं, ईसाई और इस्लाम, उनका स्वयं बोध बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारे मज़हब का नहीं है, वो हमारा शत्रु है। उनका स्वयं बोध और शत्रु बोध एक है। हमारे हम तो जो है भाई आप क्या हैं? वो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो बैकवर्ड हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं और जाति के आधार पर संघर्ष करके, युद्ध करके हम बड़े उपलब्धि के एहसास से भर जाते हैं। एक ब बहुत कई दशक पहले एक अफ़सर ने कहा था, पुलिस के बड़े अफ़सर ने कि बाकायदा ज़कात के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके पूरे देश में पुलिस को पैसा पहुँचाया जाता है। सरकार किसी दल की हो, सेकुलर हो चाहे ना हो, लेकिन पुलिस का जो पूरा नेटवर्क है वो उ उसको पैसा पहुँचाने में कभी कोई कमी नहीं आती। आपको याद होगा मुंगेर में एक लड़का था पोद्दार, उसको लिपि सिंह एक आईपीएस अफ़सर ने सीधे माथे उसके कनपट्टी में रख के गोली मार दी थी, क्या हुआ उसका? अभी मुहर्रम में अजय यादव को काट दिया मुसलमानों ने दर दरभंगा में क्या हो गया उसमें? तो हमारा कोई ना तो हमारी कोई हमारे अंदर कोई चेतना है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल सोच है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है। गाली देना किसी भी समुदाय को, संगठन को, विचार को कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो हमेशा सभ्य और सुपरिभाषित और अनुशासन के दायरे में होगी। तो ये जो है छांगुर मियाँ के ऊपर छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला। 2021 में एक आपका मौलाना गौतम पकड़ा गया था फतेहपुर का, जिसका 2024 में कन्विक्शन हुआ। वो तो राजपूत था, उसने बाकायदा कई हज़ार लोगों को उसने कन्वर्ट किया। दिल्ली में जो है आपका जो दावा है, इस्लाम में कॉन्सेप्ट है दावा, लोगों को इनवाइट करना, वो लश्कर-ए-तैयबा का नाम पाकिस्तान में अब हो गया जमातुल दावा। तो ज़कात फाउंडेशन से पैसा मिलता है, उनके मदरसे चल रहे हैं और उनका नेटवर्क पूरा मजबूत है। आपने सड़क किनारे उनकी एक आध दरगाह गिरा दी, मज़ार गिरा दी और एक दीवार तोड़ दी मस्जिद की, इससे उनको असर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुओं में स्वयं बोध और शत्रु बोध की ज़रूरत है और सिस्टम में इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, सोटीगंज में पिछले 30 साल से चोरी की व्हीकल मेरठ में चोरी की व्हीकल काट करने का धंधा चल रहा था। सिपाही से लेकर के डीजीपी तक ने हज़ारों करोड़ रुपए कमाया होगा, अब जाके खत्म हुआ है वो, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने। कैसे चल रहा था? हमने कहा योगी जी के मुख्यमंत्री के बनने के पहले मैंने कभी नहीं सुना कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी संगठन ने ये माँग की हो कि साहब ये सोतीगंज में चोरी की गाड़ियों को बेचने का धंधा बंद किया जाए। सोतीगंज का बाज़ार बंद होने के बाद आप ज़रा पता करिए एनसीआर में गाड़ियों की चोरी कितनी हो रही है? क्या उतनी हो रही जैसी पहले हो रही थी? योगी जी ने जिस तरीके से कठोर तरीके से गायों की स्मगलिंग, गायों की तस्करी, गो हत्या, गोकशी पे रोक लगाई है,
इस तरीके से ये जो जिहादी माफिया का जो आर्थिक रीढ़ को तोड़ा है, क्या कभी किसी ने सुना आपने कि उसने योगी जी इस बात को लेके प्रशंसा की हो या कहीं उल्लेख किया हो? लेकिन गाय काटने का अभियान, ये कार्य बिहार में, झारखंड में, बंगाल में निर्बाध जारी है, आज भी जारी है। तो ये हमको जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सारे इश्यू को हमें सोचना होगा, उनका विश्लेषण करना होगा और उनको सही संदर्भ में प्लेस करने के बाद उस पे विचार करना होगा। ये खाली कह देना कि जिहाद है और बड़ा खतरा है, इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ये अभी छांगुर मियाँ तो एक पकड़ा गया है ना, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्या हो रहा है ये? जो जो अभी जो परसों एक लड़की को उसके पिता ने मार दिया हरियाणा में, उसमें भी यही मामला था। वो पिता बहुत परेशान था कि जो है उस लड़की के संबंध में मुसलमानों से। क्या कर लेगा पिता बेचारा गरीब वो? मतलब बहुत ही ट्रेजिक दुर्घटना है। एक लड़की इतनी टैलेंटेड थी और उसका इतना लाइफ का एब्रप्ट एंड हो गया, वो परिवार नष्ट हो गया, पिता जेल चला गया। इससे ज़्यादा बड़ी विपत्ति उस परिवार पे हो नहीं सकती। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ कलेक्टिव शेम फॉर अस कि समाज में कोई मदद करने नहीं आया। और वो पिता जो है कितना दुखी था, कितना परेशान था। ज़रा सोचिए उस पिता की मनस्थिति क्या रही होगी, कैसी और क्या उसने ट्रॉमा झेला होगा और ये उसने निर्णय लिया होगा कि अपनी फूल जैसी बेटी को वो खुद गोली मार दे। इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। ये और ये छांगू मियाँ से कम मामला नहीं कम मामला दुखी करने वाला मामला नहीं है। तो ऐसे नहीं, मामले नहीं, इसमें एक हो सकता है कि छांगुर मियाँ जैसे जो ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से काम करा रहे हैं, उसी का वो लड़का हो। मैंने आज यस लिखा है ये बात, इस पूरे इंसिडेंट पर एक बात कही है। मैं चाहूँगा कि वो मैं आपके सामने जिस बोल दूँ तरीके से सविस्तर। हमारे बच्चे एनसीआर क्षेत्र में वोकिज़्म के शिकार बन रहे हैं, जो कि इटली से निकला हुआ सांस्कृतिक मार्क्सवाद का नाम है वोकिज़्म कि और वोकिज़्म केवल एक काम एक ही एजेंडे पे काम कर रहा है, भारत की ताकत है परिवार। परिवार नाम की संस्था को नष्ट कर दो, हम हिंदुओं को, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। इस पे वो बहुत तेजी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भी इसी पे काम कर रहे हैं। कास्ट सेंसस का के पीछे जो उनकी सोच है कि समाज को सिविल वॉर में झोंक देना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जरा ठंडे दिमाग से ये सारे इश्यूज को जैसे मैंने कहा कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को हमें विश्लेषण करके एनालाइज करके सोचना चाहिए, जानना चाहिए और विषय की का जो जड़ है, जो तय है, उस तक पहुंचना चाहिए। आवेश में आकर के और अपने जबान से ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये समस्या गंभीर है और जैसे-जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 1 साल बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे ये राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतों की हताशा बढ़ रही है और वो दुखी हो रहे हैं कि हम जो है गेम से बाहर हो रहे हैं। तो गेम में बने रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे और जो जैसा मैंने कहा था जो ऑथर हैं पंकज सक्सेना ने बहुत बढ़िया बात कही है, ये अब्राहमिक रिलिजन के लोग ईसाई और मुसलमान, ये सिविलाइजेशनल स्नाइपर्स हैं। ये सिविलाइजेशन शूटर्स हैं, ये 400 साल बैठे रहेंगे, इंतज़ार कर लेंगे आपका। लेकिन उसका ये बहुत साफ कहना है, उनको केवल एक बार जीतना है, आपको रोज़ जीतना है। लेकिन आप रोज़ हार रहे हैं, आप रोज़ जीत नहीं रहे हैं, आप रोज़ हार रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, दरभंगा की घटना के बाद बिहार के लोगों का दिमाग एकदम से पलटा है। और खास करके यादवों के बीच में लालू यादव की आरजेडी की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे गया है और मुझे लगता है कि आरजेडी का जो पॉलिटिकल भविष्य है आने वाले चुनाव में दरभंगा की घटना बहुत बड़ा असर डालने वाली है। ये मेरा प्राथमिक आकलन है। अल्टीमेटली क्या होता है ये तो माननीय अभिषेक जी बताएँगे, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जी। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ये तो खुद आत्महत्या करने पर आमादा हैं। अजय यादव के यहाँ नहीं जाना, वो सवाल नहीं उठाना या 1,500 हो 3,000 हो लड़कियों का धर्मांतरण करना, वो भी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना, उसमें भी रेट लगाना कि राजपूत की बेटी है तो इतना, ब्राह्मण की बनिए की है तो इतना, पिछड़े वर्ग या दलित की है तो इतना,
और फिर भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप फिर भी सेलेक्टिव तौर आप पर फिर भी आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि समाज में खतरा का पानी नाक के ऊपर आ चुका है, और फिर भी आप जो है चेत नहीं रहे हैं, और आज भी आप वही सास भी कभी बहू टाइप सीरियल में मस्त हैं। पब्लिक इश्यूज के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। सामूहिक विषय के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, और हम अपने धार्मिक कार्य करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सोशल थ्रेट है, ये और जो और 1947 से हिंदुओं में जो स्वयं बोध का इतिहास बोध की जो ग्रंथि थी, उसको जिस तरीके से हमेशा के लिए मार दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उस देश में भारतीय जनता पार्टी का 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस देश में अयोध्या में मंदिर बन गया, उस देश में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। मेरा मानना है भारत के इतिहास में ऐसा कभी चमत्कार हुआ ही नहीं, जहां लोगों की कोई राजनीतिक, सामाजिक और कोई सभ्यता वाली कोई चेतना ही नहीं है। अब्राहमिक रिलीजन के लोगों का एजेंडा तय है, राइट फ्रॉम डे वन। इस्लाम का 1500 साल से, क्रिश्चियनिटी का 2000 साल से। उन्हें क्या करना है, जो जो उनके मजहब के नहीं है, यानी जो पैगन है या काफिर है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि दो शिकारी हमारे शिकार में बैठे हुए हैं, और हम गंगो जमुन तहजीब और भाईचारा खेल रहे हैं। नहीं, अब तो खैर नहीं खेल रहे हैं। अब तो कुछ बिल्कुल खेल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खेल रही हैं, बाकी तो लोगों में जागरूकता है। लेकिन इसमें एक सवाल इसमें रहा है, चाहे गुड़गांव की ये बिटिया की हत्या हो जो उसके पिता ने की है, या ये धर्मांतरण के मामले हों, या स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद तरीके से बच्चे जिस तरीके से आचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी के भी बहकावे में आकर के अपना सब कुछ लूट। सर, वो लड़की वो किस्म का शिकार हो गई है, ये बात कोई कह नहीं रहा है। मैं कह रहा जी। हूं कि जो आजकल बच्चे ये स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता अपना रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि तुम्हारे बच्चे हैं कहाँ। माँ बाप कभी जिम्मेदारी लेंगे इन चीजों की, या इतना साहस जुटा पाएंगे कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनको आप देखें, ऑब्जर्व करें, वो कौन से समाज में बैठ रहे हैं, उनकी मित्र मंडली कहाँ क्या कर रही है, उनका आचरण कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। इतना समय है क्या आज के माँ बाप के पास? मैं कुछ बोलूं ओमकार सर इस जी बात हाँ जी, पे? जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे बड़ी बात कि माँ बाप के पास समय है। पहले एकल परिवार नहीं होता था, संयुक्त परिवार होता था। क्रिकेट खेलने गए थे बचपन में मेरे अपने चाचा, हमको स्टेडियम से मारते मारते घर लेके आए और पूछा क्या तुमको सुबह में मैंने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने बोला था, कंप्लीट कर दिया जो तुम चले गए क्रिकेट खेलने? आज किसी परिवार में किसी बच्चे को उसका चाचा मार देगा ना, उसका बाप सामने खड़ा हो जाएगा, कैसे तुमने मार दिया? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है। पैसा प्राइम ऑब्जेक्टिव सनातन के जो संयुक्त परिवार थे उसका था ही नहीं। कभी भी प्राइम ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं था। आज एकल परिवार में प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? 12 साल का बच्चा है, 13 साल की बच्ची है। मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं सर। मम्मी पापा नौकरी पर हैं और कोई कांग्रेसी पार्षद, ठीक है, कोई कांग्रेसी पार्षद एहसान कादरी जो कि एक मैकेनिक को हायर करता है, पेंटर अल्ताफ जैसे को हायर करता है, साहिल शेख को, वो रेट लगा चुका है पहले ही। मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है ये, जहां पर ब्राह्मण गर्ल से लेकर के सबके पैसे की रेट लगी हुई थी। अब देखिए सर किस किस प्रकार से खेल हो रहा है। बच्ची इंस्टाग्राम पर नाच रही है 14 साल की आयु में, सारे जॉम्बी 50-60, क्या अब्दुल, क्या करीम, क्या सलीम, सब वाह क्या डांस कर रही हो, बड़ी खूबसूरत हो। वो कंसिस्टेंट है सर, वो सारे जॉम्बीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कंसिस्टेंट है। दिन के 50-60 कमेंट कंसिस्टेंट है। एक से ट्रैप होना है, सिर्फ एक से। सलीम से हो जाए, करीम से हो जाए, अब्दुल से हो जाए, रहमान से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्टेड फिर उन 50 से होगा और फिर वो लड़की को फोर्स किया जाएगा अपनी फ्रेंड्स को लेकर के आओ, फिर वो फ्रेंड्स को लेकर आएगी, पूरा चेन बनता है। आप देखिए भोपाल वाले घटना में बिल्कुल वैसा ही था।
बरेली में कोर्ट को कहना पड़ा सामूहिक और सुनियोजित ढंग से ये चीजें हो रही है। हम ये नैरेटिव की लड़ाई हार रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का एकल परिवार सेकुलर इतना हो चुका है, इस थ्रेट को देखने से इनकार कर चुका है। रील बना रहा है, स्वयं अपने बिटिया के रील को अपलोड कर रहा है, पूरा गांव नाच रहा है रील के नाम पे। ये इंस्टाग्राम सर मैं बता रहा हूं पूरे देश को बर्बाद कर देगी अगर इंस्टाग्राम की ये जो स्वाइपिंग जनरेशन है, कंसंट्रेशन लेवल 0 है। कोई किताब 30 मिनट तक आज के जो अपने आप को जेन जेड कहने वाले या जेन जी वाले कहने वाले लड़के ना, कोई किताब ये पांव, जैसे हम लोग बचपन में दोनों पांव के ऊपर पांव चढ़ा के आधे घंटे बैठ के पढ़ लेते थे ना, नए युग का कोई लड़का 30 मिनट पढ़ ही नहीं सकता। कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरह समाप्त हो गया। हर 15 सेकंड पर स्वाइप करने की आदत हो गई है। ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा भारत को। कोई इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। जी। और आखिर में प्रोग्राम के मैं दोनों से ही ये पूछना चाहूंगा कि साहब ये देश में हो क्या रहा है? राजनीति तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल लिहाज खत्म होता जा रहा है। भगवंत मान 51 साल के हैं, चलो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, कैसे बन गए हम इसकी तह में नहीं जाना चाहते, उन कारणों में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अगर किसी जिम्मेदार पद पर पहुंच जाएं तो आपका आचरण कम से कम कुछ तो उस पद के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 2, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है वो आपकी पार्टी का है, आपके मन का है कि नहीं है, लेकिन वो देश का प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? जिसको 26-27 देश अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे। ऐसा अतीत में इतिहास भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ, बल्कि विश्व की राजनीति में कभी नहीं हुआ। 51 साल का एक मुख्यमंत्री 75 साल के होने जा रहे 16-17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे नरेंद्र मोदी पर बहुत निचले स्तर की टिप्पणियां करता है, उन देशों का मजाक उड़ाता है जिन देशों में वो होकर के आए हैं, उनको 10-10 हजार की आबादी का देश बताता है। वीरेंद्र जी। तो देखिए, एक तो दिल्ली का चुनाव हारे हैं इस साल फरवरी में और लगातार जो है वो बैकफुट पे हैं। और अभी वो लुधियाना में विधानसभा का उपचुनाव जीते हैं, राज्यसभा के अपने एक मेंबर को इस्तीफा दिला करके। और ये आशा की जा रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल इससे राज्यसभा पहुंचेंगे। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम फिर से उसी गाली देने की मुद्रा में गाली देने की ताकत को हमने वापस अर्जित कर लिया है लुधियाना का बाई इलेक्शन जीत करके। और ये गाली का सिलसिला बढ़ेगा जब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंच जाएंगे, ये है। और दूसरा, उनको गुजरात में अभी पिछले महीने एक विधानसभा सीट के उपचुनाव में उनको जीत मिली है। तो एक जो एक उनको जो संजीवनी मिली है पिछले 6 महीनों में, ये एक उसका इंडिकेशन है कि वी आर डाउन बट नॉट आउट। वी कैन हिट बैक और हम वापस आ रहे हैं। और हम आपको पंजाब में हम आपसे दो हाथ मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे आपसे। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दो तो मीडिया में कवरेज की तो गारंटी हो ही जाती है, और मीडिया में ना हो तो सोशल मीडिया में तो हो ही जाती है। आप देखेंगे फरवरी के चुनाव के बाद आज 5वां महीना है, अरविंद केजरीवाल लगभग चुप्पी एकदम बनाए रखे है। दिल्ली में इतना जबरदस्त डेमोलिशन ड्राइव चला, हजारों एकड़ जमीन खाली कराई गई और तमाम अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या सब पकड़े गए, भगाए गए, देश के बाहर भेजे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक बयान नहीं आया। लेकिन ये जो जो 2 चुनाव हुए हैं, इससे जो इसको एक नई सांस मिली है, ये केवल उसी के जरिए अपनी बढ़ी हुई ताकत की उपस्थिति का ये आपको एहसास कराने के लिए कहा गया है ये। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और 22 जुलाई से लोकसभा शुरू हो रही है, अरविंद ये आम आदमी पार्टी के लोग लोकसभा या राज्यसभा में इसी तरीके से और भी ज्यादा बेहूदी और अभद्र भाषा बोलेंगे, केवल कि हम पॉलिटिकल एजेंडा के बाहर, हम जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे बाहर नहीं थे, हम वापस आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति का आपको एहसास करा रहे हैं।
मेरा मानना है भगवंत मान ने आज ये बयान देकर के इसी की शुरुआत कर दी है, वरना प्राइम मिनिस्टर की इतनी सफल यात्रा का इतनी भद्दी भाषा में उस पर टिप्पणी करना, ये काम केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी केवल अपनी बढ़ी हुई ताकत का एहसास कराने के लिए ये शुरुआत की गई है, और आने वाले दिनों में जो और इनके नेता हैं, वो कौन मार्लिना है और संजय सिंह है, ये लोग बोलेंगे और धीमे-धीमे ये लोग मुखर होंगे। इनको झटका लग गया है 2 और चीज़ों से, एक तो वक्फ बिल गया था एक्ट गया था सुप्रीम कोर्ट में, अप्रैल में हियरिंग हो गई थी और आज उसके बाद जो है अभी तक कोर्ट ने से कुछ समझ में नहीं आया कि उसमें हो क्या रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बिल के आधार पर जो रूल्स बने उनको नोटिफाई भी कर दिया। दूसरा उनको झटका लग गया इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, इनको कोई राहत नहीं मिली, साफ-साफ हो गया। हालाँकि ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं, इसका रीज़न बता दीजिए। 28 जुलाई लास्ट डेट है को डेट लगी है। कल तक बिहार में 66% वोटर्स का का वेरिफिकेशन हो चुका था। अगर 10 दिन में 66% का हो चुका है, तो आज का दिन मिला करके चुनाव आयोग के पास अभी 14 दिन और हैं, 25 जुलाई तक है। इसका मतलब आने वाले 8 दिन में चुनाव आयोग ये पूरी एक्सरसाइज पूरी कर लेगा, क्योंकि ये कहा कि आप फॉर्म भर के दे दीजिए, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सितंबर 25 सितंबर तक भी दे सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, ये सब भी झटका है इनके लिए। और वैसे भी 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से करीब-करीब पौने 3 लाख मतदाताओं का ही वेरिफिकेशन पौने 3 करोड़ का ही हो रहा है, सबका नहीं हो रहा। हाँ। तो मैं अभिषेक जी ये जानना चाहता हूँ, जैसा अभी भट्ट साहब ने कहा कि 2 सीटें जीते हैं, एक गुजरात में, एक लुधियाना में, तो नया-नया कॉन्फिडेंस है, नए सिरे से है। लेकिन मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री को गाली बकने की एक होड़ लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करने से मीडिया में सुर्खियाँ मिलती है। तो कौन मीडिया में ज़्यादा सुर्खी बटोर सकता है, ये बददिमागी तो नहीं है जो कुछ चल रहा है ये खेल? सर, आप लोगों ने शोले तो देखी ही होगी सर। अमिताभ बच्चन मौसी के पास जाता है और कहता है, वो और शराबी। अरे मौसी, एक बार बसंती से ब्याह करके तो देखी, इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष? किसी ने बिठा लिया हाथ पकड़ के, तो बिठा लिया, 8 पीएम हो गया, गटागट हो गया, उसके बाद क्या मोदी और क्या राष्ट्रपति। हैं, एक कुछ यूट्यूबर है ना जो अभी यूएस के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा ले रहे थे। तो वो हाल है भगवंत मान का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान नहीं। वहां पे बोलता है अमिताभ बच्चन लास्ट में, अरे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा दोस्त टंकी के ऊपर चढ़ गया है, तो बोलता है नशा उतरेगा तो वो भी थोड़ी देर में उतर जाएगा। तो आम आदमी पार्टी को जो वीरेंद्र सर ने बोला वो 2 सीट के जीत का नशा है, नशा उतरेगा ये दोनों वापस उतर जाएंगे। कि एक का नशा तो ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया, वीरेंद्र सर को ध्यान नहीं है। 2 दिन पहले केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है कि मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो ट्रंप वाला संक्रमण यहाँ भी पहुंचा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वो 8 पीएम का भी असर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात गालियों की, तो मोदी जी ने तो कहा है कि भाई तुम मुझे गाली दो, मैं उसकी सीढ़ी बना के वो चढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया में आने की गारंटी मिलती है, ये बात बिल्कुल वीरेंद्र सर ने ठीक बोली। और राज्यसभा, लोकसभा में इस बार 22 जुलाई के बाद जो कुछ होगा, मुझे लगता है बहुत भयंकर होने वाला है। क्योंकि बीजेपी भी मेरे जानकारी के अनुसार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। और लिटरली इस बार हम देखेंगे, हमने पहले ही लास्ट टाइम देखा था, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आया और उसके इम्पैक्ट आपको अब पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। वो हथकड़ी में बांध करके बांग्लादेशियों को भेजा। सांप नहीं लौटेगा सर छाती पे, आप उसके वोटर को हथकड़ी में बांध के भेज रहे हैं, छाती पे सांप ही तो लौटता होगा। विवशता देखिए सर। आज तो महाराष्ट्र वालों ने भी शुरू कर दिया, वो सिक्योरिटी बिल पारित किया है वहां पे। है यही अब यही अब इनके नाच देखना सबके। आप देखो सर,
सर्वाइवल का देखो। और सच तो ये है, महाराष्ट्र वाले भाषा विवाद पे मैंने आपके चैनल पे बात नहीं की। ठाकरे और दोनों ठाकरे भाइयों का हर बिहार बीजेपी के नेता को मतलब कहना चाहिए थैंक यू भाई। पूछे क्यों? पूरा राजद आईटी सेल के हर एक मेंबर का, तेजस्वी यादव का, कांग्रेस का, सबका उद्धव ठाकरे के साथ ऐसे करके हाथ खड़ा है। इंडिया अलायंस के मेंबर है। चुनाव में, मिड चुनाव में ये दिव्यास्त्र चलेगा, चाहे योगी बाबा चलाएं या मोदी जी चलाएं, कि भाषा के नाम पर जो महाराष्ट्र में पीटने वाले लोग हैं वो इंडिया अलायंस के ही लोग हैं। फिर मैं देखूंगा क्या उत्तर देते हैं। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, लोग समझ नहीं रहे इस बात को। खा जाएगा तेजस्वी यादव के पास उत्तर देने को होगा क्या? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सब उद्धव ठाकरे को बुला के खाना नहीं खिलाए थे अपने घर पे? कहां तक भागेंगे? और शो के आखिर में मैं दर्शकों को जरा दर्शन करा दूं इस हेडलाइन का। महाराष्ट्र में पास हुआ जन सुरक्षा बिल, जाने इसका क्या असर पड़ेगा, क्यों है खास। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये कानून वामपंथी उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों पर कार्रवाई के लिए जरूरी है। यानी अर्बन नक्सल की मुस्कें कसने का शुरुआत महाराष्ट्र ने कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और वीरेन जी, आप जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों बहुत पर धन्यवाद आपने। आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।